भारत संतों और महापुरुषों की जननी है। यहाँ पर समय-समय पर अ, बड़े लोग पैदा हुए हैं और ये संत महापुरुष बड़े लोग वही लोग हैं जिन्होंने जीवन के रहस्य, प्रकृति के रहस्य समझाए हैं एवं मानव कल्याण की बात की है और जो जीवन की जो पहेलियाँ हैं, उनको समझा कर के मनुष्य का जो जीवन है, वो सरल किया है। और उसको उसकी जो अज्ञानताएँ हैं उससे दूर करके और उसके जीवन को सरल और सुखमय बनाया है और जो उसके जो डर हैं उनको दूर किया है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले के नाम में जो लोग डराते रहे हैं और ऐसी अज्ञानताएँ फैलाते रहे हैं, भाग्य, भय, भूत और दूसरे ऊपरी ताकतों के नाम में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, ऐसे लोगों को हम संत नहीं कह सकते। ऐसे लोग जो हैं वो शैतान किस्म के लोग रहे हैं और ऐसे भारत में जो है उनकी कोई कमी नहीं है और ऐसे लोगों के जो सपोर्टर हैं, उनके जो अपने आप को जो अवतार बताते हैं, उनके प्रचारक बन जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं भारत के अंदर जो जो बेईमान बदमाश किस्म के लोग रहे हैं, वो लोग अकूत धन संपत्ति इकट्ठा करके लोगों को डराने का काम करते रहे और मनुष्य को गुलाम बनाते रहे हैं। तो संतों और महापुरुषों के अंदर केवल वही लोग आते हैं जो कि मानव मानव के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, मानव मानव की समानता है, उसको विभिन्न तरह के जो विभाजनों में विभाजित करने वाले जो लोग हैं वो शैतान किस्म के लोग रहे हैं और इन विभिन्नताओं को, इन भेदभावों को जो तोड़ने वाले लोग हैं और उनमें आपसी भाईचारा पैदा करने वाले जो लोग हैं, वही वास्तव में संत रहे हैं और वही वास्तव में महापुरुष रहे हैं। और इन्हीं गुणों के कारण से हम लोगों ने यहाँ पर जो सीमाएँ नहीं बाँधी हैं, चाहे वो विदेश विदेश की धरती में पैदा हुए हों, चाहे वो यहाँ इस देश की धरती में पैदा हुए हों, इस तरह के जो लोग हैं वो महापुरुष लोग हुए हैं, वो संत हुए हैं। हम देखते हैं कि भई जो अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर यहाँ पर अ, संत गाडगे पैदा हुए। यहाँ साहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले और इसी तरह से पंजाब के अंदर भी जो गुरु पैदा हुए हैं और दूसरे स्थानों पर जो महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने मानवता का कल्याण किया है और उन्होंने किसी तरह के भेदभाव से परहेज़ रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो शैतानी किस्म के जो लोग हैं, इन संतों की जो शिक्षा है उसको वो भुला चुके हैं और यहाँ के जो जनमानस को तरह-तरह की जो बाधाओं में डालते रहे हैं और उनको वो उनके जीवन को दुखमय बनाते रहे हैं और उनको नशे के माध्यम से और अन्य दूसरे जो प्रपंच हैं, साम, दाम, दंड, भेद से वो उनको गुलाम बनाते रहे हैं और उनकी हत्याएँ करते रहे हैं और उनका जो जीवन है वो दुर्भर बनाते रहे हैं। वैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेजों ने भारत का विकास किया और भारत का विकास के साथ-साथ वो चाहते थे कि भारत के लोग अब ज़िम्मेदार हो रहे हैं, ज़िम्मेदार बन रहे हैं, ये आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का यहाँ पर उन्होंने सूत्रपात किया और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है धीरे-धीरे फली-फूली, लेकिन कुछ शैतान किस्म के जो लोग थे वो आज भी हैं, जिनको हम आर्यों की संज्ञा देते हैं या फिर कुछ ऐसे धर्मांधों की संज्ञा देते हैं, जिनसे आज भी जो भारत का जो जनमानस है, भारतीय जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनसे दो-दो हाथ कर रहे हैं। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त करके ये शैतानी लोग उसी व्यवस्था को ऊपरी ताकतों वाली व्यवस्था को ये लाना चाहते हैं और ऐसे ही जो शैतानी जो लोग भूतकाल में हुए हैं, उनकी आड़ में अ, उनको जो है संदर्भ मान करके ऐसे ग्रंथों का संदर्भ मान के जहाँ पर मानवता को शर्मसार किया है, जहाँ मानव और पुरुष के अंदर भेदभाव किया है और मानव को जन्म के आधार पर छोटा-बड़ा कहा है और दूसरे जो भेदभाव हैं,
चाहे वो क्षेत्र का भेद है, रंग का भेद है, जाति का, धर्म का, इस तरह के जो भेदभाव है जिसको संविधान में और कानून में रोक लगाई, लेकिन उन्हीं भेदभावों को वो हवा दे करके और भी भेदभाव पैदा करते रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है, जबकि संविधान के अंदर है कि भाई यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं बनेंगी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे ही पार्टियां सत्ता के अंदर हैं आज। क्योंकि जिस ब्यूरोक्रेट की, जिस महापुरुष की जिम्मेदारी थी कि भाई यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो और यहाँ पर सभी लोगों को समानता के आधार पर सुविधाएं मिले, चाहे वो गांव में रहते हो, चाहे वो शहर में रहते हो, उन लोगों को शिक्षा है, स्वास्थ्य है और नैतिकता है, वो सब लोगों को मिले, लेकिन वो उनको नहीं प्राप्त हुआ। और यही कारण है कि आज गांवों से शहरों की तरफ लोगों की आज भगदड़ सी मच गई है। और ये जो भगदड़ सी मच गई है, तो इससे प्रतीत होता है कि भारत की जो आबादी बढ़ गई, लेकिन ये असत्य है। ये असत्य इसलिए है क्योंकि जब हम गांव देहात की तरफ जा करके देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ खाली नजर आता है, वहाँ पर वहाँ निर्जन है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, इतना खाली सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन जब शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ आते देखते हैं तो वहाँ पर भीड़ है, क्योंकि जो अंग्रेजों के जाने के बाद से जिन लोगों की जिम्मेवारी थी, उन लोगों ने भारत के गाँवों को, देहातों को विकसित नहीं होने दिया, और यहाँ पर जो सुविधाएं और जो संस्थान जो खुलने चाहिए थे उसको खुलने नहीं दिया। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी थी, उन लोगों की जिम्मेवारी थी जो यहाँ पर सभ्य कहे जाते थे, शिक्षित लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने भारत के साथ दगा किया, भारतीयों के साथ दगा किया। और आज हम देखते हैं कि भारत के लोग शिक्षित हो गए हैं, प्रशिक्षित हो गए हैं, लेकिन उनके हाथों को काम नहीं है। आज वो बेचारे घबराए हुए से हैं और वो हताश और निराश हैं। तो कहाँ गए महापुरुष? महापुरुषों की शिक्षा, संतों की शिक्षा, और जो यहाँ पर जो महापुरुष थे उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाली जो बात है वो हमको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हम एक संस्था की चर्चा करना चाहते हैं। वो संस्था भारत के अंदर भारत का चुनाव आयोग है, जो कि यहाँ पर असंत बन गया है, शैतान बन गया है। और वो शैतान बनने के कारण से भारत का जो लोकतंत्र है, जो कि यहाँ पर बराबरी और भाईचारे पर निर्भर एक व्यवस्था थी कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लोगों का एक नेता चुना जाएगा और वो लोगों का जो नेता है उनका जन कल्याण का काम करेगा, लेकिन वो नेता अब शैतान बन गया है। वो नेता बात तो कभी कभार संत की कर लेता है, लेकिन जो व्यवहार है उसका वो असंत का व्यवहार है, शैतान का व्यवहार है। आज वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, यहाँ पर साइफनिंग करता है, विदेशों में अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भेज देता है और देश का जो पैसा है उसको जो है लूट लूट करके वहाँ पर भेजता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बगैर सुविधाओं के कारण से और बगैर पैसे के कारण से यहाँ पर जल्दी ही चल बसते हैं। उनको आज अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है और उनको जो है उनके हाथों को काम नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इन लोगों ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको फलने फूलने नहीं दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत का जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन जो आयुक्त है, जो कि चुनाव अधिकारी होता है, और ये जो परिसीमन आयोग है ये राष्ट्रपति की देखरेख में काम करता है। और जो पूर्व जो न्यायाधीश होता है और जो चुनाव आयुक्त होता है वो, और दूसरे जो राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि विदेशी मानसिकता के होने के कारण से उनका जो विचार है वो भारत को विकसित करने का नहीं रहा। तो उन लोगों ने यहाँ पर जो एक परिसीमन आयोग है उसका गठन नहीं होने दिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 82 और 170 के अंदर ये प्रावधान है कि हर 10 साल के अंदर आबादी की गणना होगी, लोगों के सर गिने जाएंगे, लोगों के मुंह गिने जाएंगे। अब कितनी आबादी हो गई है, और ये जो आबादी की जो गणना है हर 10 साल के अंदर निश्चित थी। और उसी के साथ में ये प्रावधान होना था कि भारत में कितने यहाँ पर संस्थान खोले जाएं, कितने यहाँ पर सेवाएं बढ़ाई जाएं, लेकिन शैतानों ने होने नहीं दिया।
और इन शैतानों ने, इन गांधीवादी शैतानों ने, इन विवेकानंद और स्वामी दयानंद का नाम लेने वालों ने और देशभक्तों का नाम ले ले करके लोगों के आंखों से आंसू निकालने वालों ने, इन शैतानों ने भारत के जो लोकतंत्र को विकसित नहीं होने दिया। ये जो बात है, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जब आबादी बढ़ जाती है तो उसकी सेवा के लिए सेवकों की संख्या भी बढ़ती है। आज भारत के अंदर प्रशासनिक जो बैकलॉग है, उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इतनी रिक्तियां रह गई हैं, और यहाँ के जो मंत्री हैं और यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि बैकलॉग नहीं भरा गया है, जो प्रशासनिक जो लोग हैं उनका बैकलॉग नहीं भरा है। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक बैकलॉग की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो इतनी गहराई में जाते ही नहीं है, वो इतनी गहराई से सोचते नहीं है। जब नेताओं की का ही बैकलॉग होगा तो यहाँ पर अधिकारियों का, कर्मचारियों का बैकलॉग कौन पूरा करेगा? आज जब से भारत आजाद हुआ है, अंग्रेजों के जाने के बाद से भारत के अंदर 8 परिसीमन आयोग बैठने चाहिए थे, लेकिन केवल 3 परिसीमन आयोग बैठे, 5 परिसीमन आयोग बैठे ही नहीं। तो फिर यहाँ पर जो बैठे ही नहीं, तो यहाँ पर जो लोक सेवक हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि भाई यहाँ पर अधिकारियों की संख्या को पूरा किया जाए, कर्मचारियों की संख्या को पूरा किया जाए, वो नहीं कर पाए। 1951 के अंदर भारत की आबादी की गणना हुई, उसके बाद में 1952 ईस्वी में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। इसी तरह से 1961 के अंदर के बाद में 1962 के अंदर आयोग का गठन हुआ, और 1971 की आबादी की गणना के बाद में 72 में यहाँ परिसीमन आयोग का गठन हुआ। उसके बाद में 1972 के बाद से आज तक कोई परिसीमन आयोग नहीं बैठा, और यहाँ पर जो बढ़ी हुई आबादी है उसको ना तो कोई यहाँ सांसद मिले, ना यहाँ पर उनको विधायक मिले, और ना यहाँ पर उसकी आबादी के हिसाब से उनको चिकित्सक मिले, ना उनको इंजीनियर मिले, ना और उनको डॉक्टर मिले, ना और दूसरे जो लोक सेवक हैं, जन सेवक हैं, उनको कोई नहीं मिला। और यहाँ पर एक किस्म से जंगल राज की स्थिति हो गई है, और यहाँ से लोग जो हैं वो पलायन करने लग गए हैं, यहाँ वो डंकी मार करके मारने को मजबूर हो गए हैं। जैसे कि अभी एक आधुनिक काल के अंदर अभी फिल्म आई है डंकी, उसके अंदर यही दिखाया गया है कि जो सबसे जो धन्य प्रदेश है, जो गुरुओं की जो धरती है पंजाब के अंदर, लोग वहाँ पर दूसरे देशों के अंदर पलायन करते हैं, कनाडा में पलायन करते हैं, अमेरिका में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं। और अभी तो कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले ही आया कि 300 लोगों की फ्लाइट के अंदर उनको पकड़ा गया कि वो गलत तरीके से यहाँ पर वो विदेश में जा रहे थे। लेकिन बेचारे क्या करें, जिन लोगों के पास में काम धंधा नहीं मिलता है, जिनके पास में कोई रोजगार नहीं मिलता है, वो यहाँ पर पलायन करने को लिए मजबूर है। उनकी शक्ति है कि वो यहाँ विदेशों में पलायन कर रहे हैं, और कुछ गांव देहात में रहने वालों की ये शक्ति है वो कि केवल वो यहाँ के महानगरों में, जो भारत के महानगर हैं, उनके अंदर पलायन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पलायन की जो शक्ति है, ये जो इस तरह से जो लोग भाग रहे हैं, ये कैसे हुई? आज भी विदेशों कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर लाखों की संख्या में भारतीय नहीं रहते हो। तो ये इन लोगों ने इस देश का विकास नहीं होने दिया, यहाँ पर अस्पतालों को नहीं बनने दिया, स्कूलों को नहीं बनने दिया, कॉलेजों को नहीं बनने दिया, और दूसरे जो चीज़ें हैं यहाँ पर उद्योगों को नहीं बनने दिया। और यही कारण है कि लोग पलायन करने को मजबूर है। गांव से लोग महानगरों में आ रहे हैं, और महानगरों से जो लोग हैं वो पलायन करके, डंकी मार करके विदेशों के अंदर जा रहे हैं। ये आर्य लोगों का ये कुकृत्य है, आर्य लोगों के काले कारनामे हैं। और वो आर्य लोग इस बात से ध्यान हटाने के लिए आज भगवान देवता की पूंछ पकड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और यहाँ पर भगवान देवता का लॉलीपॉप दे करके उनको बेवकूफ और उल्लू बना रहे हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऑल इंडिया में 2-2 साल की सीटी स्कैन कराने की डेट मिल रही है। मजदूरों का जो अस्पताल है उसके अंदर 1.5 साल की और 6 महीने की उनको सीटी स्कैन की, MRI की डेट मिल रही है। इतने दिन में तो आदमी चल बसता है। इनके अस्पतालों के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिलता, न्यायालयों के अंदर न्याय नहीं मिलता, और यहाँ पर लोगों को रोजगार की मैंने बताई बात, किस तरह से लोग डंकी मार रहे हैं। और ये इस तरह से जो लोग यहाँ पर बैठ गए हैं सत्ता के अंदर, ऐसे सत्ता के अंदर, न्यायालयों के अंदर, और यहाँ ब्यूरोक्रेसी में ऐसे बैठ गए हैं जैसे कि दूध की रखवाली
बिल्ली बैठ जाती है। ये लोग वोटों की चोरियां करके ये कर्म कांड कर रहे हैं कि जिस देश के अंदर आज 8 परिसीमन आयुक्त बनने चाहिए थे, परिसीमन आयोग बैठने चाहिए थे, वहां पर केवल 3 परिसीमन आयोग बैठे हैं। जब वो बैठे ही नहीं, और इन्होंने आरोप क्या लगाया? इन्होंने आरोप ये लगाया कि भारत के अंदर चमार, चूड़े और जो मुसलमान है, इस देश के मूल निवासी, कहने का तात्पर्य ये है, इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन जो लोग हैं, ये ज्यादा आबादी पैदा करते हैं। जब ज्यादा आबादी पैदा करते हैं तो इनकी सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या, पार्षदों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या हम नहीं बढ़ाएंगे। और उस परिसीमन आयोग के बनने पर इन्होंने 2026 तक रोक लगा दी। तो अब कब बनेगा? अब उन 2031 के अंदर अब जो गणना होगी, तब जाकर के हम यहाँ पर परिसीमन आयोग बैठेगा, और तब जाकर के यहाँ पर जो जन सेवक है उनकी संख्या बढ़ेगी। तो कितना यहाँ पर ये लोकतंत्र है, कितना संविधान के जो आर्टिकल जो 82 है और आर्टिकल 170 है, और दूसरे जो उनका जो मान सम्मान होता है। तो यहाँ पर ये जंगली लोग हैं, असभ्य और बर्बर लोग हैं, और ये जो लोग हैं भारत के अंदर, भारत की जो ये आपका पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इसके अंदर चोरियां करके, बेईमानियां करके आए हुए हैं। वही चुनाव आयोग है जो कि यहाँ परिसीमन आयुक्त होता है, लेकिन वो बदमाश लुटेरे जो लोग हैं, इतना पॉलिटिकल बैकलॉग बना के रखे। हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क चीन है, उसके अंदर भारत की आबादी उससे कम है, भारत से आबादी उसकी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 3,000 से ज़्यादा एमपी है। इंग्लैंड के अंदर भी 3,000 से ज़्यादा एमपी है। पाकिस्तान के अंदर जिसकी आबादी केवल 17 करोड़ से 17 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर लगभग इंडिया जितने एमपी हैं। कितने गुना वहाँ पर ज़्यादा एमपी हैं। इसी तरह से दुनिया का कोई भी ऐसा सभ्य देश नहीं है जहाँ पर भारत से जो है कम संख्या के अंदर वहाँ पर एमपी हो। भारत से कई गुना एमपी एमएलए हैं। लोग कहते हैं कि भाई इनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, जब ये यहाँ मनी की साइफनिंग करते हैं, विदेशों के अंदर अपने अपने चाचा ताऊओं को, यारों को, अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को यहाँ पर पैसा दे करके भगा देते हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं, तब पैसा कहाँ से आ जाता है? एक एक सांसद को, विधायक को 6-6, 5-5, 6-6 ये जो लोग हैं पेंशन देते हैं, और जो 60 साल तक नौकरी करता रहता है उसको पेंशन मिलती नहीं है। और जो लोग यहाँ पर कच्चे लगे हुए हैं उनको हटा करके नयों की भर्ती कर देते हैं। बेचारे जो लोग ग्रुप डी के अंदर हैं, ग्रुप सी के अंदर है, छोटे छोटे जो नौकरियों के अंदर हैं, जिनके अंदर ये है कि भाई अनुशासन करना होता है, जहाँ पर काम सीख लिया होता है, जो आदमी काम सीख लेता है, ट्रेंड हो जाता है, और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। और ऊंची ऊंची डिग्रियां और ऊंची ऊंची जो पढ़ाइयाँ करने के बाद भी बेचारे मजबूर, और फिर उसको निकाल दिया जाता है, उसकी स्थान पर नए लोगों को ले लिया जाता है। तो ये डंकी मार जो लोग हैं, ये इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, जैसे कि जवान फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि भाई दक्षिण अफ्रीका से या किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पर ईवीएम बन के आ रही हैं, और उन ईवीएम के सहारे से ये लोग बन जाते हैं। तो उस जवान फिल्म के अंदर ये सही दर्शाया गया है। शाहरुख खान ने दर्शाया है कि किस तरह से यहाँ पर जो किसान लोग छोटे छोटे ऋण के लिए तरसते रहते हैं, और वो नहीं देने के कारण से सुसाइड कर लेते हैं। छात्रों को यहाँ पर जो है यहाँ भविष्य नहीं दिखाई देता। तो ये डंकी मार करके बने हुए जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये जो लोग क्या मतलब कि संतों की और क्या महापुरुषों की वाणी को जानेंगे। तो ये जरूरी है, इस देश के अंदर जो ये चोरी से बने हुए जो लोग हैं, इन लोगों को हटाने के लिए जरूरी है भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो। बैलेट से चुनाव सस्ता होता है, बैलेट से चुनाव जल्दी होता है, और जो लोग बैलेट की चोरियां कर लेते हो इन्हीं के खुर्गे हैं। उनको इंतजाम करने के लिए यहाँ की सेना को और यहाँ के जो दूसरे जो संवेदनशील जो लोग हैं उनको आगे आना होगा, और इनको ये दिखाना होगा कि संतों, गुरुओं और महापुरुषों का जो मिशन है वो क्या है। यहाँ पर बराबरी, भाईचारा और मानव के प्रति प्रेम, मानव कल्याण और सभी लोगों की समृद्धि, सभी लोगों की समानता, ये है महापुरुषों के संदेश। तो ये बातें जानना जरूरी है। और यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं, यहाँ के जो लॉ के जो जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस बारे में जानना जरूरी है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक जो बैकलॉग है, जो राजनीतिक जो रिक्तियां हैं, कि कितने एमएलए हो गए हैं, कितने एमपीओ का बैकलॉग रह गया, इसको कौन पूरा करेगा।
और भारत के अंदर जो चुनाव सुधार के अंदर जो है यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त है उसकी साफ नियत होनी चाहिए और जो चुनावी प्रक्रिया है वो सही से हो। तो इसके लिए ज़रूरी है सब लोगों को जानना और इसके लिए इसको ठीक करने का प्रयास करना। मैं आपको इसी के साथ आपका सबको साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस पे कमेंट करें, क्योंकि ये जो है एक लोकतंत्र को बचाने के लिए एक नई पहल है और नया विचार है। धन्यवाद।